जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धीरज क्लासेस में। मैं धीरज यादव आज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि हमारा 500 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि भौतिक विज्ञान का चल रहा है। तो ये उसका आज चौथा क्लास है। इससे पहले जिसने भी 3 क्लास नहीं देखा है वो जाकर हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इससे पहले मैंने 500 जो है कि रसायन विज्ञान का भी क्लास चलाया हूँ, तो जिन्होंने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 1000 जीके जेस का जो मैंने सीरीज चलाया था वो भी प्लेलिस्ट में मैंने डाल दिया हूँ, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और अगर जिसे भी पीडीएफ चाहिए 1000 जीके जीएस मिक्स क्वेश्चन का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आने वाले आप लोग एग्जाम के लिए, तो उसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ से उससे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है धीरज क्लासेस। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और ज़्यादा लोग तो शेयर करें, कमेंट करें और बहुत ही अच्छे से अपने तैयारी को बनाए रखें। चलिए अपना सेशन यहीं पर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सूर्य किरणों की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या है? यह एक्टियोमीटर। कौन सा एक समाचार प्राप्त करने वाला उपकरण है जिसकी सहायता से स्वतः ही समाचार टाइप होते रहते हैं? यह टेलीप्रिंटर। कार, ट्रक आदि वाहनों की गति को मापने वाला उपकरण का नाम क्या है? तो इसका नाम है स्पीडोमीटर। ऊंचाई, मीनार आदि मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? तो यह है सेक्सटेंट। भूकंप का पता लगाने वाले यंत्र का नाम क्या है? तो यह है सिस्मोग्राफ। वर्षा मापने वाला यंत्र का नाम क्या है? तो यह है रेन गेज। ध्वनि लेखन के काम आने वाला उपकरण का नाम क्या है? तो यह फोनोग्राफी। दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि मैंने लुसेंट बुक से लिया हूं, तो आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे। दूर स्थित वस्तुओं को ताप को ज्ञात करने वाला यंत्र का नाम क्या है? यह है पायरोमीटर। जिसे सूर्य का ताप में ज्ञात करना है तो पायरोमीटर से ज्ञात किया जाएगा। पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली दूरी मापने वाला उपकरण का नाम क्या है? ओडोमीटर। गैस का दाब ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यह मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है गैसों का दाब ज्ञात करने के लिए। वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो यह हाइग्रोमीटर की यंत्र का उपयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई मापने में किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? तो यह फायदोमीटर का उपयोग किया जाता है। इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यह डायनेमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किस उपकरण की मदद से दिशा का ज्ञान किया जाता है? तो यह कंपास बॉक्स का से प्रयोग से दिशा का ज्ञान किया जाता है। समुद्री जहाज पर समय का पता लगाने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? तो यह क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हृदय गति को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यह अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायु की गति और शक्ति को मापने के लिए वाला यंत्र क्या है? तो यह एनीमोमीटर है। वायु दाब मापने वाला यंत्र है बैरोमीटर। बैरोमीटर की खोज किसने की थी? यह ई टोर्सली ने किया था। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। कैथोड किरणें किसी उच्च परमाणु क्रमांक वाली धातु पर गिरती है तो कौन सी किरणें उत्पन्न होती है? तो एक्स किरण। जो कि टंगस्टन आती धातु पर गिरेगी तो एक्स किरण का प्रयोग, एक्स किरण उत्पन्न होगी। किसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है? तो यह डायोड बल्ब में जो है प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है। जर्मेनियम और सिलिकॉन किसके उदाहरण है? तो यह अर्धचालक के उदाहरण है। ट्रांजिस्टर में किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? तो यह सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। जिन नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 83 या उससे अधिक होती है वह क्या होते हैं? तो यह अस्थायी होते हैं। सभी प्राकृतिक रेडियो शक्ति तत्व अल्फा, बीटा, गामा किरणों के उत्सर्जन के बाद किस में बदल जाती है? तो यह सीसा में बदल जाती है। अल्फा किरणों की प्रकृति कैसी होती है? यह धनात्मक होती है। बीटा किरणों की प्रकृति कैसी होती है? तो यह ऋणात्मक होती है।
गामा किरणों की प्रकृति कैसी होती है? तो यह उदासीन होती है। दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं ताकि आप लोग जिस चीज़ की चाहे तैयारी कर रहे हो, आर्मी, रेलवे, बैंक, बिहार पुलिस, ग्रुप डी, आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो उसमें हर क्षेत्र में जीके जीएस महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आप लोग ध्यान से देखेंगे, जो कि मैंने लुसेंट बुक से लिया हुआ हूँ प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कि इससे पहले मैंने साइंस का, रसायन विज्ञान का 500 प्रश्न का सीरीज चलाया था, उसे भी आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, अल्फा किरण का द्रव्यमान कितना होता है? तो यह 6.6 × 10⁻⁻27 kg होता है। बीटा किरण का द्रव्यमान कितना होता है? तो यह 9.1 × 10⁻31 kg होता है। गामा किरण का द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका द्रव्यमान 0 होता है। अल्फा, बीटा, गामा किरणों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो यह परमाणु के नाभिक से होती है। अल्फा, बीटा, गामा किरणों के निकलने से परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या पर पड़ने वाले प्रभाव को क्या कहते हैं? जिसको वर्ग विस्थापन नियम या सॉडी फ्यूजन कहते हैं। अल्फा तथा बीटा किरणों की अपेक्षा सबसे अधिक वेधन क्षमता किस किरण में होती है? तो यह गामा किरण में होती है। सबसे अधिक आयनन क्षमता किस किरण की होती है? तो यह अल्फा किरण की होती है। एक अल्फा किरण से निकलने से परमाणु संख्या में कितनी इकाई की कमी होती है? तो यह 2 इकाई की कमी होती है। एक अल्फा किरण के निकलने से द्रव्यमान संख्या में कितनी इकाई की कमी होती है? तो यह 4 होती है। एक बीटा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में कितनी इकाई की वृद्धि होती है? तो 1 इकाई की वृद्धि होती है। एक अल्फा किरण के लिए निकलने से द्रव्यमान संख्या में कितनी इकाई की वृद्धि होती है? यह द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रेडियो सक्रियता की माप किस यंत्र से की जाती है? तो यह जीएम काउंटर के द्वारा रेडियो सक्रियता की माप की जाती है। जीवाश्म, पेड़ पौधे आदि की आयु का पता किसके द्वारा किया जाता है? तो यह कार्बन 14 के द्वारा पता लगाया जाता है। सबसे पहले नाभिकीय विखंडन किसके द्वारा दिखाया गया था? यह स्टोन्समैन एवं हॉर्न के द्वारा दिखाया गया था। स्टोन्समैन एवं हॉर्न ने सबसे पहले यूरेनियम 235 पर किसकी बमबारी की थी? तो यह न्यूट्रॉनों की बमबारी की थी। नाभिकीय विखंडन पर न्यूट्रॉनों की उत्सर्जन दर क्या होती है? तो यह 1:13927 के गुणांक में उत्सर्जन होता है। जो कि हमारा प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन में पर न्यूट्रॉनों की उत्सर्जन दर क्या होती है? तो 1, 3, 9 और 7 के उत्सर्जन में गुणांक में उत्सर्जन होता है। परमाणु भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी अभिक्रिया अपनाई जाती है? तो यह नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया अपनाई जाती है। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर कहाँ बनाया गया? तो यह शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया था, जो कि प्रोफेसर फर्मी के नेतृत्व में बनाया गया था। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग होने वाले भारी जल या ग्रेफाइट क्या करते हैं? तो यह रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करते हैं। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह कैडमियम या बोरोन का छड़ का प्रयोग किया जाता है। सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत क्या है? तो यह नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य ऊर्जा प्राप्त करता है। नाभिकों को संलयित करने के लिए लगभग कितने केल्विन उच्च ताप की आवश्यकता होती है, जो कि धरती पर करना असंभव है? 10⁻8 केल्विन है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह नाभिकीय संलयन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह एडवर्ड टेलर ने 1952 ईस्वी में किया था। कौन परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जो है परमाणु का नाभिक में होते हैं।
कौन परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाते हैं? तो यह इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। न्यूक्लियर प्रतिक्रिया में किसका संरक्षण होता है? यह द्रव्यमान ऊर्जा एवं संवेग का संरक्षण होता है। जब कोई कण कोई प्रतिकण परस्पर संपर्क में आते हैं तो क्या करते हैं? यह एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? यह तात्कालिक प्रक्रिया है। सूर्य का स्रोत है, सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य के वायुमंडल में कौन सी न्यूक्ली फ्यूज हो जाती है? तो यह हाइड्रोजन। जो सबसे ज़्यादा सूर्य में हाइड्रोजन ही पाया जाता है। सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो यह हाइड्रोजन पाई जाती है, जो कि 71% पाया जाता है। टेस्ला किसकी इकाई है? तो यह चुंबकीय क्षेत्र की इकाई टेस्ला है। ध्वनि की तीव्रता मापन की इकाई क्या है? तो यह डेसिबल है। दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और हमारे चैनल को बहुत लोगों तक शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हमें भी मोटिवेट मिले। आप लोग लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेट मिलता है, इसलिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। हमारा अगला प्रश्न है, डेसिबल बेल का कौन सा भाग है? तो यह 10वां भाग है। सड़क पर चलते समय किसी रेलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है? यह स्थानांतरणीय और घूर्णन की गति का उदाहरण है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है क्या? आपतित फोटोन की ऊर्जा से कम होती है। कोणीय संवेग किसके बराबर होते हैं? तो यह जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग के बराबर होते हैं। अतिचालक का अर्थ क्या है? तो वह धारा जिसमें कोई प्रतिरोध ना हो। जब बर्फ पानी के ऊपर तैरता है तब उसका कितना हिस्सा पानी के ऊपर रहता है? यह 0.1 हिस्सा जो है, जिसे 1/10 भी बोल सकते हैं, जो कि पानी के ऊपर रहता है। कम तापमान को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो क्रायोमीटर कहा जाता है। मैजिक मार्कर का आविष्कार किसने किया था? तो सिडनी रोजेंथल ने किया था। महिलाओं की पतली आवाज किसके कारण होती है? यह उच्च आवृत्ति के कारण महिलाओं की आवाज पतली होती है। घूमते दरवाजे का आविष्कार किसने किया था? तो थियोफिलस वान कैनल ने किया था। हाइड्रोजन के परमाणु संख्या कितनी होती है? तो यह इसकी परमाणु संख्या 1 होती है। अगर इसका परमाणु द्रव्यमान बोलेगा तो इसका परमाणु द्रव्यमान 1.008 होता है। कैल्शियम फ्लोराइड पर कुल आवेश कितना होता है? तो यह 0 होता है। बिजली संचरण के लिए लोहे के तारों के बजाय प्रायः तांबे के तार प्रयुक्त क्यों किए जाते हैं? तो यह लोहे की अपेक्षा तांबा बेहतर बिजली का सुचालक होता है। ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं? तो उसे घर्षण बल कहते हैं। किसी परमाणु की संख्या से उसमें मौजूद हमें किस संख्या का पता चलता है? तो यह प्रोटॉन की संख्या का पता चलता है। किसी तार वाले विद्युत यंत्र से पैदा हुए संगीत की ध्वनि की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? यह ध्वनि के तरंग पर निर्भर करती है। वायु में कार्बन के कण निकलने के लिए कौन से विद्युत का प्रयोग किया जाता है? यह विद्युत कण संचालन का प्रयोग किया जाता है। जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है और जब वह सबसे ऊंचे बिंदु तक पहुंच जाता है तो क्या होता है? तो उसका त्वरण नीचे की ओर होता है। जल विद्युत केंद्र में टरबाइन किससे चलती है? तो यह पानी के बहने से टरबाइन चलती है। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? यह 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? यह 0.00 mm के बराबर होता है, मिलीमीटर के बराबर। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो यह तापमान को स्थिर रखना। व्हिटसॉन ब्रिज से क्या मापा जाता है? उसे प्रतिरोध मापा जाता है।
अति लघु समय अंतराल को सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु घड़ियां का इस्तेमाल किया जाता है। साइक्लिंग एक ऐसी युक्ति है जो आवेशित कणों की ऊर्जा प्रदान करती है। रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रेजेंट करने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है? जो है डिक्टाफोन, जो कि हम इस चीज़ को रिकॉर्ड करके फिर से उसे सुन सकते हैं, तो वह डिक्टाफोन के द्वारा किया जाता है। वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो यह सोनार, जिससे जो है समुद्र की गहराई पता लगाया जाता है। दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इससे पहले जो भी हमारा जो 500 रसायन विज्ञान का जो सीरीज चला था, वो जिन्होंने नहीं देखा तो वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, कुली नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो यह एक्स किरण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का कौन सा गुण प्रभावित होता है? तो यह आवर्ती होता है। विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी? तो यह मैक्सवेल ने किया था। कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो यह ध्रुवीकरण के कारण पता चलता है। यदि कोई पिंड एक वृत्त में एक समान चाल से घूमती हो तो उस पर कोई कार्य नहीं किया जाता है। कौन सा एक सोपानी परिमाण है? यह स्थिर विद्युत विभव जो एक सोपानी परिमाण है। वेक्टर परिमाण क्या है? तो यह वेग, बल, आघूर्ण तथा विस्थापन जो है एक वेक्टर परिमाण है। एक समान गति वाले पिंड का वेग कितना होता है? यह एक समान है। दोस्तों, आज के सेशन का हमारा अंतिम प्रश्न है, 0.3 मीटर का तरंगदैर्घ्य वायु में उत्पन्न होती है और यह 300 मीटर प्रति सेकेंड की गति से यात्रा करती है। यह किस प्रकार की तरंग है? तो यह श्रव्य तरंग है। दोस्तों, यहीं पर हमारा सेशन लास्ट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।